नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जावेद अख्तर का लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ बयान, कहा मुंबई हमले के आतंकी यहां खुलेआम घूम रहे हैं। तारीफ में कंगना बोली घुस कर मारा। जी हां दोस्तों, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुंबई हमले के साजिश रचने वाले यहां खुलेआम घूम रहे हैं। अख्तर उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में हो रहे एक कार्यक्रम में शामिल होने लाहौर पहुंचे थे। अख्तर के इस बयान की तारीफ एक्ट्रेस कंगना रानावत ने भी की, जिन पर खुद जावेद अख्तर ने मानहानि का केस रखा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, जब आप वापस जाएंगे तो क्या अपने लोगों से कहेंगे कि पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं? इस सवाल के जवाब में अख्तर ने कहा कि हमें एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। हमने देखा है कि मुंबई पर हमला कैसे हुआ। वो आतंकवादी नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे, वे आतंकवादी आपके देश में ही खुलेआम घूम रहे हैं। हिंदुस्तानियों ने इसके खिलाफ शिकायत की है, उन्हें इससे परेशानी है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली फजल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो जावेद अख्तर के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें अली जावेद अख्तर के लिखे हुए खास एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाने को गा रहे हैं। जावेद अख्तर भी अली फजल के साथ गाना गाते नजर आए। इस महफिल में दूसरे पाकिस्तानी कलाकार और सेलिब्रिटीज भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विधानसभा के बाद संसद का शिवसेना दफ्तर भी शिंदे का। सुप्रीम कोर्ट में वकील बोले सुनवाई जल्द करें, वे हमारा ऑफिस और बैंक अकाउंट छीन रहे हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा। उन्होंने दलील दी कि उद्धव गुट के असेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो शिंदे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने उन्हें मंगलवार को याचिका दाखिल करने को कहा। मंगलवार को जब उद्धव के वकील सिंबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा कि बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद यह मामला सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दोपहर 3:30 बजे इस केस की सुनवाई करेगा। उधर दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के बाद अब संसद का शिवसेना दफ्तर भी शिंदे गुट को दे दिया गया है। लोकसभा सचिव ने पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी। इससे पहले शिंदे गुट ने मंगलवार को महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस को अपने अधिकार में लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महागठबंधन में रार, आरजेडी एमएलए का दावा, होली के बाद तेजस्वी ही होंगे सीएम। लल्लन सिंह बोले 2025 में होगा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन में सीएम पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों, आरजेडी विधायक विजय मंडल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। नीतीश कुमार खुद उन्हें सत्ता सौंप देंगे। वहीं जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इस मामले में साफ कर दिया है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं है, इसलिए अभी यह फैसला नहीं हो सकता। यह फैसला 2025 में होगा। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कहा कि मेरे और नीतीश जी के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। नीतीश जी कह चुके हैं कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि चुनाव तो किसी के भी नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह विधायक चुनते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन का नाम लेकर कह सकता हूं, उससे डरते नहीं, जयशंकर का राहुल गांधी को जवाब। चीनी कब्जा 1962 में हुआ, आरोप मोदी पर लगा रहे। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम चीन से नहीं डरते हैं। अगर डरते होते तो बॉर्डर पर सेना तैनात नहीं करते। कांग्रेस को तो ईमानदारी से यह देखना चाहिए कि 1962 में क्या हुआ था। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास का इलाका 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए विदेशी मीडिया, कांग्रेस पार्टी, BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के बयानों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालात और भारत उसके असर पर भी बात की। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगता है कि हम चीन से डरते हैं, उनका नाम भी नहीं लेते हैं। मैं बता दूं कि हम चीन से नहीं डरते हैं। अगर हम डरते हैं तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर पर किसने भेजा? यह सेना राहुल गांधी ने नहीं भेजी, नरेंद्र मोदी ने भेजी है। जयशंकर ने
कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है कि लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चीन ब्रिज बना रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह इलाका 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। इस वक्त भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पीस टाइम डिप्लोमेट चीन बॉर्डर पर तैनात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भिवानी कांड, मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत की धमकी, पुलिस ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में आज महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस महापंचायत में पुलिस को खुली धमकी दी गई। इस महापंचायत में कहा गया कि पुलिस अगर मोनू के गांव गई तो उनके पैरों पर वापस नहीं जाएगी। पुलिस को दी गई इस खुली धमकी के बाद अब आज तक ने एसपी हरविंदर कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो पुलिस निश्चित रूप से गांव में दाखिल होगी। साथ ही यह भी कहा कि शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा के भिवानी के लोहारू में 16 फरवरी यानी कि गुरुवार को जली हुई एक बोलेरो कार में 2 कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के रूप में हुई थी। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। मृतकों के परिजनों ने बुधवार को नासिर और जुनैद के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मृतकों के परिजनों ने अपनी शिकायत में कहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल और गोरक्षक दल के मोनू मानेसर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत पंजाब का पैसा रोकेगा केंद्र, जाने इसकी पीछे की वजह है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत पंजाब का पैसा रोकेगी। केंद्र का कहना है कि हम स्कीम को पैसा देते हैं, अगर स्कीम नहीं तो पैसा नहीं दिया जा सकता। दरअसल दोस्तों पंजाब ने ब्रांडिंग और नाम बदलकर मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिया था। जब इस मामले में केंद्र सरकार को सूचना मिली तो उन्होंने पंजाब सरकार को पत्र भेजा और कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में पंजाब सरकार को एमओयू की याद दिलाते हुए कहा कि इससे कुछ भी अलग करना ठीक नहीं है। इस योजना में केंद्र सरकार ने 2018 में ही योजना की ब्रांडिंग, कलर और कोडिंग के बारे में दिशा निर्देश दिया गया था। पंजाब में योजना को लेकर हुए बदलाव से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन बोले हमें हराना नामुमकिन, मदद भी नहीं चाहिए, कहा पश्चिम ताकतें यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को 25 फरवरी को 1 साल पूरा हो रहा है। इससे ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि रूस ने शुरुआत में जंग को टालने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें की, लेकिन नाटो और अमेरिका ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। हम अब भी बातचीत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें मंजूर नहीं है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं, हमारे बॉर्डर पर इसकी वजह से खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन का मामला लोकल था, अमेरिका और उसके साथियों ने इसे दुनिया का मसला बना दिया। पुतिन ने कहा कि सच्चाई यह है कि इस जंग की शुरुआत वेस्टर्न पावर्स की वजह से हुई। हमने उस वक्त भी हर मुमकिन कोशिश की। वो लोग कीव और यूक्रेन के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। हम अपने वतन की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। अमेरिका और उसके साथी महज अपना दबदबा बढ़ाने की खातिर दूसरों को मोहरा बना रहे हैं। वेस्टर्न पावर ने ही जंग की जिंद को बोतल से बाहर निकाला है और वो ही इसे वापस बोतल में डाल सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने देश और लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं और यही कर भी रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में गिरावट, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन और टोटल गैस 5-5% टूटे, सेंसेक्स 18 अंक गिरकर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 18 अंक गिरकर 60,672 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 17 अंकों की गिरावट रही। यह दोस्तों 17,826 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन मार्केट में यह गिरावट जारी रही। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में गिरावट रही और 13 में तेजी रही। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 में गिरावट रही। फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज 3.55% गिरा। ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, विल्मर, टोटल गैस 5-5% टूटे। दोस्तों ग्रुप के सीमेंट स्टॉक एसईसी में 1.23% की गिरावट और अबुजा सीमेंट में 0.16% की गिरावट रही। साथ ही एनडीटीवी की बात करें जो कि उन्होंने नई मीडिया कंपनी खरीदी है, उसमें भी 0.38% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एनटीपीसी, ब्रिटानिया और टाटा स्टील रहे। टॉप लूजर की बात करें तो टॉप लूजर में अडानी एंटरप्राइजेज, अपोलो हॉस्पिटल और कोल इंडिया रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
फरवरी में ही पड़ रही है गर्मी, इन राज्यों के किसानों के लिए अलर्ट जारी, आईएमडी ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में फरवरी के महीने में ही गर्मी की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग की माने तो गुजरात, राजस्थान, गोवा और तटीय कर्नाटक में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो कि नॉर्मल से 4-5 डिग्री ज्यादा है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 23 से 28 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। दोस्तों मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान नॉर्मल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने वाला है। तापमान में बढ़त को देखते हुए मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दिन में ज्यादा तापमान गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। गेहूं की फसल पकने को तैयार हो गई है, ऐसे में ज्यादा तापमान फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए अगले 5 दिनों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि बढ़ते तापमान से फसल को बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। वहीं मिट्टी की नमी और तापमान बनाए रखने के लिए क्यारियों के बीच में गीली घास जैसी चीजें डालने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जुनेद नासिर मर्डर केस, राजस्थान पुलिस पर हरियाणा में एफआईआर। शिकायत में लिखा, आरोपी की पत्नी को पीटा जिससे गर्भ में बच्चे की मौत। जी हां दोस्तों, गो तस्कर को लेकर जिंदा जलाए गए जुनेद नासिर केस अब हरियाणा वर्सेस राजस्थान होता दिख रहा है। हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल दोस्तों राजस्थान पुलिस ने 17 फरवरी की सुबह 3:30 बजे हत्या के एक आरोपी श्रीकांत पंडित के घर पर छापा मारा था। श्रीकांत के परिजनों का आरोप है कि राजस्थान पुलिस की मारपीट की वजह से आरोपी की गर्भवती पत्नी कमलेश के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। नूहू के नगीना थाने में यह केस दर्ज किया गया है। शिकायत में राजस्थान पुलिस का नाम है। श्रीकांत की मां दुलारी की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने रविवार को नवजात बच्चे को शमशान से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया था। नूहू के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि इस केस में चोट और मिसकैरेज की धाराएं लगाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि 30-40 लोग थे, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। रिपोर्ट मिलने के बाद केस में आगे की धाराएं जोड़ी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट भी बन सकते हैं अग्निवीर। अग्निपथ भर्ती नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत विभिन्न प्रदेशों में भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस बार की अग्निवीर भर्ती में एक अहम बदलाव किया गया, जिसका युवाओं को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। दरअसल दोस्तों अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर युवा भी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए योग्यता मापदंड में बदलाव किया है। प्री स्किल्ड युवा भी अग्निवीर बन सकते हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मकसद प्री स्किल्ड युवाओं को प्रोत्साहित करने और ट्रेनिंग में लगने वाले समय को कम करना भी है। दोस्तों अग्निवीर भर्ती रैली 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से जारी है। सेना में भर्ती होने के इच्छुक अविवाहित पुरुष कैंडिडेट्स 15 मार्च तक सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों अग्निवीर भर्ती चयन परीक्षा 17 अप्रैल को होगी। इस बार सेना पहले लिखित परीक्षा आयोजित करेगी, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बड़ी, जमानत पर छूटने के बाद सपना गिल ने क्रिकेटर पर लगाए गंभीर आरोप, एफआईआर भी दर्ज। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भोजपुरी एक्ट्रेस सपना गिल ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ मारपीट के बाद सपना गिल का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं इस हाथापाई के बाद पृथ्वी शॉ के दोस्तों ने ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने सपना गिल को गिरफ्तार कर लिया था। अब सपना गिल के एडवोकेट कासिफ अली खान का कहना है कि पृथ्वी शॉ ने सार्वजनिक तौर पर बदतमीजी की। सपना गिल के एडवोकेट कासिफ अली खान ने पृथ्वी शॉ पर सार्वजनिक तौर पर बदतमीजी का मामला दर्ज करवाया है। सपना गिल के एडवोकेट ने कहा कि पृथ्वी शॉ ने सार्वजनिक तौर पर बदतमीजी और शारीरिक नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर ने धारदार हथियार से सपना गिल पर हमला किया। सपना के एडवोकेट ने बताया कि पृथ्वी शॉ सहित अन्य लोगों पर धारा 34, 120, बी, 144, 146 से 48 समेत कई सारी धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में इंडिया की लेडी गांगुली ने जिताया मैच। करियर की बेस्ट पारी में मंदाना ने जमाए दादा जैसे छक्के चौके, 87 रन बनाए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में चल रहे विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। टीम ने सोमवार को आयरलैंड को DLS यानी कि डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 5 रन
रन से हराया। भारतीय टीम की ओर से टॉप ऑर्डर बैटर स्मृति मंदाना ने करियर बेस्ट पारी खेली। इस पारी ने भारतीय फैंस को पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की याद दिला दी। 84 मिनट की पारी में मंदाना ने गांगुली की स्टाइल में छक्के चौके जमाए। आईसीसी ने मंदाना की पारी का वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट में पोस्ट किया। मंगलवार को पोस्ट इस वीडियो को सोशल मीडिया में खूब पसंद किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, मंदाना के वीडियो को 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। फैंस इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। इस वीडियो में गांगुली की पारी के पुराने वीडियो को मंदाना की बैटिंग के वीडियो के साथ क्लब किया गया है, जिससे वीडियो में दोनों के शॉट देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कैबरा के सेंट जॉर्जिया मैदान पर हुए इस मैच में स्मृति मंदाना ने 87 रन बनाए। 56 गेंदों की पारी में मंदाना ने 9 चौके और 3 छक्के जमाए। उन्होंने 155.35 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के बीच भारत को लेकर किया अहम ऐलान, चीन का भी लिया नाम। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ अपने युद्ध के 1 साल पूरा होने पर देश को संबोधित कर रहे थे। राजधानी मॉस्को के गोविस्टवनी टावर हॉल में अपने भाषण के दौरान पुतिन ने कहा कि लगातार नाजी खतरों से जूझ रहा रूस यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन कर रहा है। अपने भाषण में पुतिन ने प्रमुखता से भारत का जिक्र करते हुए कहा कि रूस भारत के साथ अपने सहयोग और व्यापार को बढ़ाना जारी रखेगा। उन्होंने एशिया में भारत, चीन आदि देशों से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विस्तार की भी घोषणा की। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस विदेशी आर्थिक संबंधों का विस्तार करेगा और नए लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाएगा। उन्होंने कहा कि वो भारत, ईरान, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को विकसित करेंगे। पुतिन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जोर देते हुए कहा कि हम भारत, ईरान, पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। हम भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को बनाने का काम जारी रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पैकेजिंग कंटेनर बनाने वाली कंपनी यूफ्लेक्स पर इनकम टैक्स की रेड। नोएडा में 20 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूफ्लेक्स लिमिटेड के ठिकानों पर रेड की है। कंपनी के देश भर में 64 ठिकाने और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 20 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यह सर्च नोएडा यूनिट की तरफ से है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि कंपनी की ओर से टैक्स चोरी और अनअकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है, जिसके बाद पहले सर्वे किया गया। काफी दिनों से कंपनी के अकाउंट्स पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कंपनी पैकेजिंग और कंटेनर का काम करती है। दोस्तों, आईटी रेड की खबर से कंपनी का शेयर टूटकर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। सूत्रों के मुताबिक देश भर में यूफ्लेक्स ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सुबह करीब 5 बजे नोएडा के सेक्टर 4 स्थित यूफ्लेक्स के ऑफिस में रेड की गई। इस दौरान 5 टीमें यहां सर्च कर रही है। अकाउंट सेक्शन के लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। उनके मोबाइल और लैपटॉप से इंफॉर्मेशन व अकाउंट ट्रांजैक्शन की डिटेल निकाली जा रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि लेन देन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसी के बयान से कम नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की साख। रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर पीआईएल खारिज। जी हां दोस्तों, न्यायालय को लेकर कई मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा बयान दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान भी सुर्खियों में रहा। अब उन्हीं सब बयानों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़ के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, लेकिन सोमवार को वो याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कुछ लोगों के बयान देने से उच्चतम न्यायालय की साख कम नहीं हो सकती। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता तो आसमान छूती है, ये कुछ लोगों के बयान से कम नहीं हो सकती। इसी टिप्पणी के बाद कोर्ट ने किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अब जानकारी के लिए बता दें दोस्तों आपको कि किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। उनके उन्हीं बयानों में कई मौकों पर कोर्ट के लिए तल्खी देखी गई। उस वजह से विवाद भी खड़ा हुआ, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि कुछ लोगों के कहने से किसी की साख कम नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। ग्लेन मैक्सवेल हुए चोटिल। जी हां दोस्तों, पिछले लंबे वक्त से ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल चोट से जूझ रहे थे, लेकिन वह भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी करने वाले थे। अब भारत के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले ही कंगारू टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल विक्टोरिया और मेलबर्न के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, माना जा रहा है कि वह भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने मैच के दौरान स्लिप में कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिसमें वह चोट खा बैठे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। वहीं जब विक्टोरियन टीम बल्लेबाजी करने आई तो ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने नहीं उतरे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी के लिए जरूरी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, गेहूं और आटे की कीमतों पर होगा असर। जी हां दोस्तों, गेहूं और आटा की कीमत में कमी को लेकर सरकार का प्रयास जारी है। सरकार ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई खुली बाजार बिक्री योजना के जरिए 20 लाख टन अतिरिक्त गेहूं जारी करेगा। एफसीआई 22 फरवरी 2023 यानी कि बुधवार को तीसरी ई नीलामी में आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 20 लाख टन गेहूं की बिक्री पेशकश करेगा। सोमवार को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग की मिलर्स गेहूं उत्पाद निर्माताओं के साथ बैठक हुई। दोस्तों सरकार के अनुसार अगर कीमतें बढ़ी तो स्टॉक लिमिट पर भी विचार किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक खरीदारों, गेहूं के निर्माताओं को ई नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए OMSSD 2023 के तहत खुले बाजार में 20 MLT गेहूं की अतिरिक्त मात्रा उतार सकता है। इस तरह अब तक 50 लाख टन गेहूं को OMSS 2023 के तहत उतारने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा धान यानी कि चावल कौन से देश में उत्पन्न किए जाते हैं तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।